हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन फोर्स और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज एट हाइट ऑफ 12 मीटर। तो वहां पे आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट दी है दैट इज 12 मीटर। 12 मीटर हाइट से आपने एक मास ड्रॉप किया है और देन आपको बोला गया जी की वैल्यू आपको दी गई है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फॉल। तो जब बॉडी गिर रही है तो उस समय फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे। तो ऑब्वियसली फॉल के लिए आपको पता है कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मोर देन रिक्वायर्ड डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको m दिया हुआ है, मास इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1.5 kg। एंड द सेकंड थिंग, दूसरी चीज जो आपको दी हुई है दैट इज हाइट, जिसका आपको कुछ करना नहीं एक्चुअली। और आपको दिया हुआ है जी इक्वल टू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है बॉडी पे फॉल के टाइम पे। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप लास्ट ईयर पढ़ चुके, दैट इज इक्वल टू mg, जो वेट होता है बॉडी का वही उस पे फोर्स भी लगेगा। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1.5 इंटू जी की वैल्यू है आपके पास 9.8। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 14.7 न्यूटन। तो ये बहुत इजीली आपका आंसर आ गया, दैट इज 14.7 न्यूटन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्डली 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन ओपन अ नेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास फोर्स कितना अप्लाई किया है उसने, फोर्स उसने अप्लाई किया है 150 न्यूटन। कितना किया है, 150 न्यूटन। और दूसरी चीज आपको दी हुई है जो लेंथ है, लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर। वो 0.4 मीटर लेंथ का एक लीवर है। तो लीवर आपको पता है कि कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे एक नेट होगा और यहाँ पे आपने एक लीवर यूज किया है इस लेंथ का। तो यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया ऑब्वियसली। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर, जो लेंथ हो जाएगी लीवर की। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ ही इज एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। तो लीवर जो है उसकी लेंथ कितनी होगी अगर हम उसको 60 न्यूटन फोर्स से ही ओपन कर पाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। और उसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज टॉर्क, यानी कि टॉर्क जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हो, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके आप उसको ओपन कर पाओगे। तो मिनिमम टॉर्क जो रिक्वायरमेंट हो रहा है उसकी, दैट इज इक्वल टू, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज डी। तो ये कितना होता है 150 न्यूटन इंटू 0.4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 150 इंटू 0.4, तो 15 इंटू 4 दैट इज 60। तो दैट इज 60 न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट ध्यान रखिए, दैट इज न्यूटन मीटर। अब ये नया क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फोर्स केवल 60 न्यूटन लगा के ही ओपन हो रहा है, तो केस 2 जो हमारे पास आता है इसको हम मान लेते हैं एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू कितना है, एफ डैश इक्वल टू 60 न्यूटन। कितना दिया है आपको, 60 न्यूटन, ये आप देख सकते हो। और दूसरी चीज डी डैश हमको कैलकुलेट करना है कि यानी कि अगर 60 न्यूटन फोर्स से ही हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, 60 न्यूटन फोर्स से ही हम इसको ओपन कर पा रहे हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हमको नहीं पता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि टॉर्क तो सेम ही रहेगा जो पिछले केस में था, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर। तो अब यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे हम। टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू एफ डैश इंटू डी डैश। तो टाउ की वैल्यू पुट कीजिए। तो यहां पे मैं टाउ की वैल्यू पुट कर देता हूं, टाउ इक्वल टू, टाउ की वैल्यू है अभी कैलकुलेट की थी जो हमने 60 इक्वल टू फोर्स है हमारे पास 60 इंटू डी डैश। तो यहां से डी डैश इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60/60 यानी कि 1 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बहुत ही सिंपल ये भी हमारे पास क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो टॉर्क है हमारे पास, टॉर्क आप सेम रखोगे अगर किसी सेम चीज को आपको ओपन करना है। अब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, आपने देख लिया यहाँ पे लेंथ 1 मीटर हो गई, टॉर्क जो है टॉर्क सेम रहेगा, लेकिन जो फोर्स है, फोर्स कितना है
60 न्यूटन है, फोर्स कम हो गया। पिछले केस में देखिए जो लेंथ थी d, डिस्टेंस था वो कम था, लेकिन फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, लेंथ कम कर दोगे, टॉर्क सेम रहेगा, अगर तो लेंथ कम कर दोगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और लेंथ बढ़ा दोगे उस चीज की तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास है यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 0.5 kg इज हंग फ्रॉम 94 सेंटीमीटर मार्क, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको दूसरी चीज क्या करनी है, फाइंड द मास ऑफ मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का मास भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए तो सबसे पहले इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा इसके। देखिए कहां पे हमने इसको बैलेंस किया है, 70 सेंटीमीटर पे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्केल है, ये मेरे पास एक स्केल है, ये मीटर स्केल है हमारे पास, और यहाँ पे 0 मार्क शुरू होता है, मीटर स्केल है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो है ये शुरू होता है, 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अब जहां पे बैलेंस किया मैंने इसको, मतलब इस तरीके से मैंने किसी पॉइंट पे बैलेंस किया होगा, तो जहां पे वो बैलेंस हुआ है वो कहां पे है, वो कहीं यहाँ पे 70 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे मैंने इसको बैलेंस किया, दिस इज द 70 सेंटीमीटर मार्क। अब एक और चीज है, व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg इज हंग फ्रॉम द 94 सेंटीमीटर मार्क। अब ये 94 जो है, 94 पे कितना मास हैंग किया है हमने, 0.05 kg। तो ये तो बन गया इसका डायग्राम। तो ये हो गया 0 सेंटीमीटर, ये हो गया 70 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो स्केल है, अब स्केल का मास जो है वो कहां पे होगा। अब देखिए मैंने अगर इसको बैलेंस किया है तो स्केल का मास यहां से लेके यहां तक है, तो पूरा स्केल का ही मास है। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करते हैं यहाँ पे, कि जो स्केल का सेंटर ऑफ मास होगा वो कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि यूनिफॉर्म मास हम स्केल का एज्यूम करते हैं। तो देखिए 0 और 70 के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, 0 to 70 का मिड पॉइंट क्या होगा, दैट इज 35 मार्क। तो 35 सेंटीमीटर पे यहां पे हम स्केल का जो वेट है, इस तरफ का जो वेट है वो हम एज्यूम कर लेंगे। और सेम यहां भी, क्योंकि स्केल का कुछ वेट इस तरफ भी है, तो इधर जो स्केल का वेट होगा यहां पे हम एज्यूम कर लेंगे 70 और 100 के बीच में। तो 70 और 100 के बीच में आप एवरेज निकाल लीजिए, दैट इज 85 सेंटीमीटर मार्क। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो स्केल का वेट है वो यहां पर आ जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, फाइंड द मास ऑफ मीटर स्केल। तो क्या करते हैं हम, लेट द मास ऑफ स्केल बी x kg, क्या मान लेते हैं इसको, x kg मास मान लेते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस स्केल का, क्योंकि 0 to 70, 0 से लेके 70% मास जो है वो इस तरफ है, और रिमेनिंग 30% मार्क जो है वो इस तरफ है। इतना ध्यान रखिए कि अगर स्केल आपने इस तरह ऐसे तक की है और इस 70 सेंटीमीटर मार्क पे है, तो ज्यादा मास इस तरफ होगा, इस तरफ कम मास होगा। तो ध्यान रखना, इस तरफ से जो वेट लगेगा इसका वो होगा, ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरफ से जो लगेगा, क्योंकि वो इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, भाई इस तरफ से लग रहा है तो इस तरफ से इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और इधर जो मास लटका हुआ है वो इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज। तो इसका ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब इक्वल हो जाएंगे तभी जाके स्केल बैलेंस हो पाएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज उधर से इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो आपकी स्केल बैलेंस हो जाएगी। अगर एक भी ज्यादा हुआ तो उस डायरेक्शन में स्केल रोटेट करना शुरू कर देगी, लेकिन यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जहां पे बैलेंस कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, मैंने आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, नेट टॉर्क क्या होता है, 0 होता है, या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स हैं दोनों इक्वल होते हैं, तभी जाके ये 0 हो पाता है, तभी जाके इक्वल हो पाते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहां पे क्या करेंगे, जो मास ऑफ स्केल, स्केल का जो मास है ऑन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में जो मास होगा स्केल का, लेफ्ट साइड कौन सी आपकी, इधर वाली, तो लेफ्ट साइड में मैंने बताया आपको 70% मास तो उधर ही है, तो दैट इज 70/100x,
70% कितना हुआ उसका 70/100 x टोटल मास अगर x kg है तो दैट विल बी इक्वल टू 0.7 kg। और अब क्या निकालेंगे, इसकी वजह से किधर को रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसका ध्यान रखेंगे, देखिए कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू फोर्स कितना होता है, देखिए फोर्स का ध्यान रखेंगे, फोर्स कितना लगता है जितना वेट होता है बॉडी का, एंड वेट इक्वल टू m इंटू जी, मास दिया हुआ है दैट इज 0.7, यहाँ पे 0.7 के साथ x भी आएगा 0.7x kg, 0.7x इंटू जी, तो ये तो हो गया फोर्स इंटू जो डिस्टेंस है दैट इज 0.35, तो 0.35 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका 0.35 मीटर होगा, ये मीटर में मैंने लिखा हुआ है इसलिए 0.35 लिखा हुआ है 35 सेंटीमीटर को, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब एक काम करते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे अब। तो उससे पहले क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ स्केल ऑन राइट साइड, राइट साइड में मास ऑफ स्केल ऑन राइट साइड, तो राइट साइड में जो मास ऑफ स्केल होगा वो 30% ही होगा दैट इज 0.3x kg। तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए किसकी वजह से होगा, एक तो स्केल के मास की वजह से जो हम सेंटर पे एज्यूम करते हैं, ध्यान रखिए इन दोनों का जो सेंटर होगा तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.3x दैट इज m इंटू जी, जी कितना है, जी तो जी ही है, इंटू जो डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस हम हमेशा उस पॉइंट से लेंगे जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे आपने बैलेंस किया हुआ है, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस उसी पॉइंट से लेंगे जिस पॉइंट पे आपने बैलेंस किया हुआ है, तो 70 और 85 के बीच का डिस्टेंस दैट इज 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर होता है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, प्लस लेकिन ये भी तो है जो आपने 94 सेंटीमीटर पे हैंग किया हुआ है, तो वो कितना किया हुआ आपने, देखिए वो कितना किया, फोर्स कितना होगा, मास इंटू जी, तो दैट इज 0.05 इसका मास है, इंटू जी इंटू डिस्टेंस, देखिए 70 और 94 के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दैट इज 94 माइनस 70, 24 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इंटू ये आ जाएगा 0.24, ये हो जाएगा इंटू 0.24। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाते हैं इक्वल, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसका आप ध्यान रखोगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट देखिए हमको पता है दैट इज 0.03x इंटू जी इंटू 0.15 प्लस यहां पे है 0.05 जी इंटू 0.24 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो आपको पता है दैट इज 0.7x इंटू जी इंटू 0.35। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हम g को कॉमन ले लेते हैं, तो g को कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, g इंटू 0. यहाँ पे 0.03 नहीं, यहाँ पे 0.3 होगा, 0.3x इंटू 0.15 प्लस, अब देखिए g तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो 5 इंटू 24 आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो दैट इज 0.05 इंटू 0.24, तो ये हो जाएगा, इसको आप चाहो तो 5/100 लिख सकते हो इंटू 0.24, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.7x इंटू जी इंटू 0.35। अब क्योंकि g दोनों तरफ कॉमन है तो g को आप कैंसिल कर सकते हो दोनों तरफ से, तो इसको 0.7 0.35 को आप 35/100 लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहो तो आप 7/10 कर लीजिए, इसको चाहो तो आप 24/100 कर लीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए और कुछ नहीं। और इसको आप 3x, तो 3 को 3/10 लिख लेते हैं, 15 को 15/100 लिख लेते हैं, 0.15 को, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना होता है, 15 इंटू 3 दैट इज 45x बाय 1000 प्लस 24 इंटू 5 दैट इज 120 बाय 10,000 प्लस एक जीरो आप चाहो तो कैंसिल कर लो, इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है,
हमारे पास आ रहा है 7 इंटू 35, तो 7 इंटू 35 कितना हो जाता है हमारे पास 245 बाय 1000। तो यहाँ पे देखिए 1000 डिनोमिनेटर में, तो 1000 आप सारे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे x भी है हमारे पास। तो देखिए 45x इधर हो जाएगा, तो आप इसको इधर डिवाइड कर लीजिए, इधर माइनस कर लीजिए, तो 245x माइनस 45x, इसको माइनस कीजिए, 45x इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 12, तो 200x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाय 200, और यू कैन से x इक्वल टू 6 बाय 100, दैट इज 0.06 kg इज द मास ऑफ स्केल। तो स्केल का मास हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.06 kg, जस्ट 6 ग्राम हमारी स्केल का मास है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि आपको जो स्केल है वो दे दी गई है और मोमेंट आपको इक्वल करने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और स्केल का जो मास है, अगर कभी कभी मास नेग्लेक्ट करना होता है स्केल का, तो मास 0 दे दिया जाता है स्केल का, लेकिन यहाँ पे मास पूछ रहा है तो मास हम x एज्यूम करते हैं, और ये हम एज्यूम करेंगे उस तरफ, क्योंकि 70 मार्क पे है तो आधे से ज्यादा तो उस तरफ है, दैट इज 70% उस तरफ है, 30% इस तरफ है। तो इस तरीके से हम मास कैलकुलेट करेंगे, और m इंटू जी इज द वेट। वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है, और डिस्टेंस आप मिड पॉइंट से, जो मास उस तरफ आपने लटकाया उसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पे हम कंसंट्रेटेड एज्यूम करेंगे, क्योंकि मास तो पूरा यहां से लेके यहां तक फैला होगा, तो हम कुछ नहीं करते, हम सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय ऑफ मास 30 kg इज सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ सीसॉ, वेयर शुड अ बॉय ऑफ मास 40 kg शुड सिट सो एज टू बैलेंस द सीसॉ। तो सीसॉ वाला केस है, सेम है, हमारे पास एक सीसॉ है, सीसॉ आपने देखा होगा इस तरफ होता है हमारे पास, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, उसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक बॉय है जो 30 kg मास है जिसका, वो 2 मीटर दूर बैठा है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बैठा है 30 kg मास है उसका, और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। दूसरी तरफ ऑब्वियसली दूसरी तरफ क्या हो गया, 40 kg का एक बॉय बैठा है, और आपको यही बताना है कि कितनी दूर बैठेगा, कितनी डिस्टेंस पे बैठेगा। इसको x डिस्टेंस मान लेते हैं x मीटर की डिस्टेंस पे है। तो लेट द बॉय सिट्स एट x मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बैठता है, x मीटर पे बैठता है। तो आप लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप नोट कर लोगे कि लेट द बॉय सिट्स एट x मीटर डिस्टेंस। तो अब क्या करेंगे, अगेन ये बॉय की, इस बॉय की वजह से क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या करना है, अगेन क्लॉकवाइज मोमेंट मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं, देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब क्या होगा, इसको बैलेंस करोगे आप, तो क्लॉकवाइज मोमेंट देखिए कितना है आपके पास, क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आपको पता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज x मीटर। तो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज 40 g mg होता है फोर्स, इसका ध्यान रखना। तो 40 g इंटू जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, 30 g इंटू 20 मीटर नहीं, यहाँ पे 2 मीटर था आई थिंक, तो 2 मीटर 20 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंटू 2 मीटर। तो ये आपका यहां से इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो आप उसको इजीली कैंसिल कर सकते हो। तो जी की वैल्यू नहीं पुट करनी है, क्योंकि आपको दिख रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस में जी कैंसिल हो जाता है। हाँ, जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे लास्ट में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज जी कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, 40x इक्वल टू 60, 30 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 60/40। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 60/40, 6/4 और 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस पे बैठेगा ये बॉय, दैट इज 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे बैठेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आप इक्वेट कर दोगे, और मोमेंट का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना कहां से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से लेना जिस पॉइंट के अबाउट आपने उसको बैलेंस किया हुआ है, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो किस पॉइंट के अबाउट करता है, जहां पे आपने उसको बैलेंस किया। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस किया हुआ था, तो इसके अबाउट लेना था, यहाँ पे इसमें बैलेंस किया हुआ है तो इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस किया, तो डिस्टेंस इसी पॉइंट से लेंगे, सेंटर से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
A force is applied on a body of mass 20 kg moving with a velocity of 40 meter per second. The body attains a velocity of 50 meter per second in 2 seconds. Calculate the work done by the body. तो ये आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो. This is based on the moment. तो मोमेंटम, तो पिछले साल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी. तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको. मास दिया हुआ बॉडी का. मास कितना है? m इक्वल टू 20 kg. द सेकंड थिंग क्या दिया आपको? सेकंड थिंग इज वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी दी है? 40 मीटर पर सेकंड. तो v इक्वल टू क्या दिया आपको? 40 मीटर पर सेकंड. एंड द थर्ड थिंग क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है. लेकिन तो पहले वेलोसिटी मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको u से डिनोट करते हो 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी दैट इज v. v कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड. तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड. अब यहां से हम एक काम करते हैं, हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन. तो आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय टी. ये तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का. तो यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला. तो वहीं से हमने a की वैल्यू कैलकुलेट की है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 50 माइनस 40 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये क्या मिल गया हमें? ये मिल गया हमको एक्सेलरेशन. अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है हमको? वर्क डन. अब वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. फोर्स कितना है? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू होता है हमारे पास m इंटू ए. तो m कितना है हमारे पास? 20 kg इंटू एक्सेलरेशन दिया 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन. तो हमें फोर्स मिल गया. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ए हमको पता है तो वो फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as. तो v मुझे पता है, v कितना है? v इज 50 मीटर पर सेकेंड. तो 50 स्क्वायर माइनस u कितना है हमारे पास? 40 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू s. तो 2 इंटू 5 दैट इज 10. 50 का स्क्वायर होता है आपके पास 2500 माइनस 40 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 1600 इक्वल टू 10 इंटू s. तो यहां पे देखिए 2500 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 900 इक्वल टू 10s. तो यहां से आप s कैलकुलेट कर लोगे. सो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? देख लेते हैं हम. 900 बाई 10, 900 बाई 10. तो s इक्वल टू हो गया हमारे पास 90 मीटर. तो ये डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिल गया. फोर्स आपके पास ऑलरेडी था, राइट? फोर्स आपके पास 100 न्यूटन था, और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस. तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है? 100 इंटू 90. तो दैट इज इक्वल टू 9000 जूल. तो वर्क की यूनिट होती है जूल. तो ये आपको मिल गया वर्क. काफी इजी क्वेश्चन था, और इसको आप लिख सकते हो 9000 जूल को, दैट इज 9 किलो जूल. तो ये आपको वर्क मिल गया. तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वर्क आपको कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना था. तो पहले हमने फोर्स कैलकुलेट किया. फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए. यहाँ पे आप m इंटू जी मत यूज करना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे. बॉडी को हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे m इंटू ए होगा, न कि m इंटू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, 2 फोर्सेज ईच ऑफ 5 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मीटर रूल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है. ये आपके पास डायग्राम है. तो ये मीटर रूल आपको दिख रही है, और इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और दूसरा अपवर्ड फोर्स लग रहा है. अब ये क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज अबाउट द मिड पॉइंट. तो आप देख सकते हो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, और ये केस बनता है कपल का. तो कपल का केस क्या होता है कि जब 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कपल. तो यहाँ पे भी एक कपल ही लग रहा है. तो हम क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें कपल का? अदरवाइज आपको ये फोर्स अलग से करना था. तो ये फोर्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और ये भी क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है. तो दोनों क्या है? एंटी क्लॉकवाइज ही लग रहे हैं. तो जो कपल होता है, टॉर्क ऑफ अ कपल और मोमेंट ऑफ अ कपल, जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, मोमेंट ऑफ कपल
तो उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ इंटू डी। डी क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो इक्वल अपने अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो कितना है, दैट इज 1 मीटर। कैसे पता चला हमको, बिकॉज दिस इज अ मीटर रूल, ये मीटर रूल है। तो मीटर स्केल होगी तो मीटर स्केल में 1 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि दो अलग अलग एंड्स पे लग रहा है फोर्स। तो यहाँ पे हमको डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू कितना, 1 मीटर। और फोर्स ये भी एफ होता है, ये भी एफ होता है, दोनों को ऐड मत कीजिए, आप एक ही फोर्स को लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एफ इक्वल टू क्या लेंगे, 5 न्यूटन। 10 न्यूटन मत ले लेना, दोनों को ऐड मत कर देना। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी। तो एफ कितना है हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 1, तो दैट इज 5 न्यूटन मीटर। यूनिट ध्यान रखना टाउ की, दैट इज न्यूटन मीटर। तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, 5 न्यूटन मीटर। सो दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स। और अगर आपको अलग अलग करना होता तो यहाँ पे 0.5 डिस्टेंस हो जाता, 0.5 मीटर, और ये 0.5 मीटर हो जाता। तो इसकी वजह से जो होगा दैट इज 5 इंटू 0.5, दैट इज 2.5, और इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा दैट इज 5 इंटू 0.5। यहां मिड पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी 2.5। नेट ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 5 न्यूटन मीटर। और ये भी कैसा होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसका ध्यान रखना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कपल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत इजीली आप कर सकते हो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला 2k बाय वी स्क्वायर। और यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी है और v लीनियर वेलोसिटी है। वैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो आप 2 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2k बाय वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, m। तो बेसिकली m इज मास, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो m क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। लेकिन ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो मास हो गई, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी। तो वही पूछ रहा है कि यूनिट क्या होगी इस फिजिकल क्वांटिटी की। द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज मास एंड इट्स यूनिट इज केजी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केजी एसआई यूनिट इसकी होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।